जय हिंद बच्चों। तो सेवेंथ यूनिट जिसमें जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर और इवोल्यूशन है, इससे बच्चों करीब 11 सवाल पूछे गए हैं पिछली बार। कम से कम 40 या 50 नंबर का मैटर है, इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को। इसमें बच्चों मेंडल का ईयर, करेक्टर, जीन एलील में डिफरेंस अच्छे से देखिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस। एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डोमिनेंस कब ऑटोनोमस नहीं है, जब एक जीन एक से ज्यादा काम शो करेगा तभी ऑटोनोमस नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने स्टार सेंथिस के बारे में देखा है। इसके बाद बच्चों जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, ये दोनों आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन हेप्लॉइड होता है, कौन डिप्लॉइड होता है, कौन पार्थिनोजेनेसिस से बनता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से सवाल ना मिले। बच्चों जहां तक मॉलिक्यूलर की बात है, इसमें बच्चों आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा बेस पेयर, कहाँ न्यूक्लियोटाइड है, कहाँ बेस पेयर है। इसके बाद बच्चों डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में से आपको सवाल आ सकता है, साइंटिस्ट जरूर देखिएगा। जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। और एक सवाल आपको पता है कि N15, अगर N15 खिलाएंगे तो हाइब्रिड नहीं बनेगा, दूसरा डालेंगे तो हाइब्रिड हमेशा दो बनेगा, बाकी सब वो बनेंगे जो वो खाएगा। इसके बाद बेटा रेप्लिकेशन पे अच्छा सवाल बन सकता है, कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अगर आपको मान लो टेम्पलेट दे तो कोडिंग पूछ लें या एमआरएनए पूछ लें। टेलिंग, कैपिंग, स्प्लाइसिंग किसमें होती है बेटा, कोडान बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा। और इसके बाद जब तक 50s राइबोसोम नहीं आता तब प्रोटीन सिंथेसिस क्यों नहीं होती, मैक ओपेरान कैसा ओपेरान है। एचजीपी के सारे पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद बच्चों आगे आते हैं इवोल्यूशन में, तो सीधे सीधे बेटा डेटा पे सवाल आएगा। और डार्विन का नाम तो जरूर पेपर में होगा, डार्विन, लैमार्क का, ये सब हम लोग क्विक रीजन में कवर कर रहे हैं। और होमोलोगस, एनालोगस, आर्गन। साथ में बच्चों हार्डी विनबर्ग रूल, और लास्ट में बेटा जो चार्ट दिया है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग एक एक करके क्विक रीजन से डिस्कस करेंगे, और आपको निश्चित रूप से 40 नंबर का सवाल इससे मिलेगा। तो चलिए शुरू में हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बेटा हम लोग एनसीईआरटी 2 की यूनिट 7th स्टार्ट करते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपके 3 चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, डिजीजेस है, डेटा है, साइंटिस्ट है, वो सारे एक साथ आपको बोल दे रहे हैं ताकि आप कान में ईयरफोन लगा के एक साथ सुन लीजिए। अगर बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करी जाए एग्जांपल्स में, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटीहेरियम दिया है, और स्टार्च ग्रेन का साइज दिया है। एक्स या एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करी जाए तो ग्रास हॉपर में होता है, मेल हेट्रोगेमेटी होती है। एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेल में आपके ह्यूमंस में देखने को मिलता है, और ड्रोसोफिला में मेल की हेट्रोगेमेटी होती है। कोर डोमिनेंस में बेटा आपका एबी ब्लड ग्रुप आता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर बेटा आपको हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलकीटोन्यूरिया, थैलासीमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बेटा डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये गिवन है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की अगर बात करी जाए तो ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट। प्लियोट्रॉपी की बात करी जाए तो फिनाइलकीटोन्यूरिया। और बेटा अगर बात करी जाए प्लियोट्रॉपी में, अगर एक एग्जांपल और बात की जाए तो स्टार्च ग्रेन का बेटा आपका जो शेप साइज है वो भी क्या है, इसका एग्जांपल है। फीमेल हेट्रोगैमेटी बेटा हमें बर्ड्स में देखने को मिलती है। पार्थेनोजेनेसिस हनी बी में होता है। मॉर्गन ने टिनी फ्रूट फ्लाइज के साथ काम किया था जिनका नाम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन हमें हनी बी में देखने को मिलता है। मल्टीपल एलेलिस में पॉपुलेशन लेवल पे होता है, और एबी ब्लड ग्रुपिंग में देखने को मिलता है। ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स में फीमेल की हेट्रोगैमेटी होती है। पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया, क्रोमोसोमल एब्रेशन कैंसर सेल। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट बेटा आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट में बेटा सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलासीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके साथ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में बेटा कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। एनियोप्लॉइडी की अगर बेटा बात करी जाए तो 3 एग्जांपल दिए गए हैं। ट्राइसोमी के एग्जांपल है बेटा आपके डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और मोनोसोमी का एग्जांपल है बेटा टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एग्जांपल की अगर बात करी जाए तो प्यूरिन के एग्जांपल है एडेनिन एंड ग्वानिन। पैरिमिडीन के एग्जांपल है बेटा साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। यूरासिल बेटा आरएनए में, थायमिन आपका डीएनए में। स्ट्रक्चरल जीन आपका ZYA, जेड क्या डिकोड करता है,
बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई डिकोड करता है परमिएज एंड ए डिकोड करता है बेटा आपका ट्रांसएसिटाइलेज। नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जो एचजीपी में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका नाम है बैक्टीरिया, ईस्ट कैनेरोहेबिडिटिस एलिगेंस, अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमोटाइड। उसके बाद साथ साथ आपका ड्रोसोफिला, प्लांट्स, राइस एंड एराडोप्सिस। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यूयूयू कोड फॉर फिनाइलएलेलीन। राइबोजाइम इन बैक्टीरिया 23 एसआरआरएनए, ओपेरॉन बेटा लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन एंड वेल ओपेरॉन। इसके साथ-साथ बेटा कॉमनली यूज्ड जो वेक्टर है एचजीपी में वो बीएसी है एंड वाईएसी है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बेटा इवोल्यूशन के एग्जांपल्स की अगर बात करी जाए तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, अर्नस्ट हैकेल ने एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स डेवलप्स अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट बिहाइंड द हेड बट ओनली फंक्शनल इन फिश। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की अगर बात करी जाए तो बिस्टन बिटेलेरिया मॉथ। लेमार्क की थ्योरी की अगर बात करी जाए तो नेक ऑफ जिराफ। ह्यूगो डिवरीज की अगर बात करी जाए तो इवनिंग प्रिमरोज। फिश लाइक रेप्टाइल्स की अगर बात करी जाए तो इक्थियोसॉर्स। बिगेस्ट डायनासोर की बात करी जाए तो टिरानोसोरस रेक्स। फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रियूज। मोर मैन लाइक कौन थे? रामापिथेकस। मोर एप लाइक कौन थे? ड्रायोप्थेकस। फर्स्ट ह्यूमन लाइक ह्यूमनेट किसका था? होमो हैबिलस का। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891। होमो इरेक्टस हाइड टू प्रोटेक्ट दियर बॉडी एंड बरीड दियर डेड। नियंदरथल मैन। प्री हिस्टोरिक केव आपकी पेंटिंग्स भिम्बेटका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म आपके डायनासोर हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर फोर लिम्ब ऑफ बैट, व्हेल, चीता एंड ह्यूमन ऑल मैमल्स। और उसके साथ-साथ वर्टिब्रेट्स का हर्ट, ब्रेन, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड ट्रेंडल्स ऑफ कुकुरबिट्स। एनालॉगस स्ट्रक्चर की बेटा अगर बात करी जाए तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एंड पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। इसके बाद अडैप्टिव रेडिएशन की बेटा अगर बात करी जाए तो डार्विन फिंचर, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियर, प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स की अगर बात करी जाए तो एग्जाम्पल में बेटा मोल, आंट ईटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉब कैट और उसके साथ साथ वुल्फ। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन मैमल्स की अगर बात करी जाए मार्सुपियल मैमल्स की बेटा तो मार्सुपियल मोल, उसके साथ साथ बेटा नम्बैट, आंट ईटर, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर, तास्मानियन टाइगर कैट एंड टास्मेनियन वुल्फ। बेटा अगर बात करी जाए आपके डेटा की, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के डेटा की अगर बात करी जाए तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट 56 से 63, 1856 से 1863। बेटा कितने साल का एक्सपेरिमेंट था? 7 साल का। मेंडल का काम कब पब्लिश हुआ था? 1865 में। मेंडल का काम रीडिस्कवर कब हुआ था? 1900 में। क्रोमोसोम मूवमेंट मियोसिस के द्वारा बेटा पहली बार कब देखा गया था? 1902 में। लाइफ साइकिल ड्रोसोफिला की 2 हफ्ते की होती है। क्रोमोसोम जो आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होते हैं वो होते हैं बेटा 44 प्लस XXY या 47, XXY। आपके क्रोमोसोम जो टर्नर सिंड्रोम में होते हैं वो होते हैं बेटा 45 प्लस X0, 44 प्लस X0 या फिर 45, X0। मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज को सिलेक्ट किया था? 14। बेटा अगर बात करी जाए लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑल्टो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 इन F2 जनरेशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के बराबर हो जाता है 1:2:1। को डोमिनेंस में बेटा जीन 1, एलील 3, जीनोटाइप 6, फिनोटाइप 4। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड येलो इन ड्रोसोफिला बेटा 1.3%। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड मिनिएचर विंग इन ड्रोसोफिला इज 37.2%। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी भी पैरेंटल क्रोमोसोम से पैरेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं हो सकती, नॉट मोर देन 50%। बेटा हैंकिंग ने एक्स बॉडी को कब देखा था? आपका 1891 में। कलर ब्लाइंडनेस मेल में 8% होता है, फीमेल में 0.4% होता है। अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16, बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21, लैंगडन डाउन बेटा 1866 और सिकल सेल एनीमिया होता है बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे। इसके साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बेटा डेटा की अगर बात करी जाए न्यूक्लियोटाइड इन 5174 बैक्टीरियोफेज में 538 बेस पेयर अगर बात करी जाए बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502, बेस पेयर इन ई कोलाई बेटा 4.6 into 10 to the power 6। ह्यूमन हेप्लॉइड डीएनए का कंटेंट बेस पेयर के बेसिस पे बात करी जाए तो 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। फ्रेडरिक मेशर ने न्यूक्लियन को कब डिस्कवर किया था? 1869 में। वॉटसन क्रिक ने बेटा डबल हेलिक्स का मॉडल कब दिया था? 1953 में। आपके हेलिक्स की जो पिच ऑफ हेलिक्स कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। डिस्टेंस कितना होता है बेस पेयर के बीच में? 0.34 नैनोमीटर। बेस पेयर जो आपके न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं 200 बेस पेयर। ई कोलाई का कंप्लीट रेप्लिकेशन 20 मिनट में होता है।
कंप्लीट सेल डिवाइड करता है 20 मिनट में, रेप्लिकेशन होता है 18 मिनट का। बेटा अगर बात करी जाए तो स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। डिफरेंट प्रोटीन जो राइबोसोम में पाई जाती हैं 80 डिफरेंट टाइप की होती हैं। बेस पेयर जो ह्यूमन जीनोम में बेटा देखे गए थे 3164.7 मिलियन। बेटा बेस पेयर इन एवरेज जीन कितने होते हैं 3000। बेस इज इन डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है 2.4 मिलियन। टोटल जीन एस्टिमेटेड 30,000। न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पॉपुलेशन 99.9%। जीनोम जो कोड करता है प्रोटीन के लिए लेस देन 2%। व्हाट इज जीनोम? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। बेटा जीन जो फर्स्ट क्रोमोसोम पे होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं 2968। जीन जो वाई क्रोमोसोम पे होते हैं वो सबसे कम होते हैं 231। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया था 1928 में। बेटा जेनेटिक मटेरियल का क्वेस्ट स्टार्ट हुआ था 1926 में। बेटा अगर बात करी जाए आपके उसके बाद बेटा एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी 1933 से 1944। उसके बाद बेटा आपके आते हैं हर्शे एंड चेज 1953। बेटा मिसेल्सन एंड इंस्टॉल बेटा 1958। एचजीपी स्टार्टेड इन 1990। एचजीपी कंप्लीटेड इन 2003। क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग हुई थी मई 2006 में। बेटा जीन टू बी आइडेंटिफाइड एज अ गोल 20,000 to 25,000। बेस पेयर सीक्वेंस टू बी डिटरमाइंड एज अ गोल जो एचजीपी में किया गया था 3 मिलियन 3 बिलियन। उसके बाद बेटा अगर बात करी जाए साइज ऑफ बीएनटीआर पर बेटा 0.1 to 20 केबी। लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर। फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928। एवरी मैक्लियोड मैककार्टी बेटा 1933 से 44। हर्शी एंड चेज 1952। आरआरएनएस में बेटा होता है 28S और वो RNAs जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं उसमें होता है 28S। अगर बेटा बात करी जाए उसके साथ साथ बेटा 18S एंड 5.8S। टेलिंग होती है बेटा 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज की। बेटा एचजीपी में 13 साल का प्रोजेक्ट था। अननोन फंक्शंस ऑफ द डिस्कवर्ड जीन ओवर 50 मिलियन। एसएनपी क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बेटा होता है आपका 1.4 मिलियन लोकेशंस पे। इवोल्यूशन के डेटा की अगर बात करी जाए तो एज ऑफ यूनिवर्स है 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अर्थ फॉर्म हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। लाइफ अपीयर हुई थी 4 BYA। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म आया था 3 BYA। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आया था 2 BYA। इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म्ड एन एक्टिव 500 मिलियन ईयर्स अगो। जॉलेस फिशेस इन्वॉल्व हुई थी 350 मिलियन ईयर्स अगो। सीवीड्स एंड फ्यू plants existed 320 million years ago. Fish with stout and strong fins could move on land and go back to waters in 350 million years ago. Coelacanth first caught in South Africa 1938. Reptiles evolved into fish-like reptile 200 million years ago. Height of Tyrannosaurus rex is 20 feet. Dinosaur disappeared 65 million years ago. Dryopithecus and Ramapithecus existed 15 million years ago. Australopithecus and East African grassland 2 million years ago. Man-like primates of more than 4 feet, less than 4 feet walked in Eastern African तो बेटा 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। होमो हैबिलस की बेटा ब्रेन कैपेसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। होमो हैबिलस की अगर बात करी जाए 650 to 800 सीसी। होमो इरेक्टस का डिस्कवर किए थे जावा में 1891 में। होमो इरेक्टस के बेस के आपकी ब्रेन कैपेसिटी की बात करी जाए तो 900 सीसी। नियंदरथल के ब्रेन कैपेसिटी की बात करी जाए तो 400 सीसी। नियंदरथल नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में पाए गए थे 1 लाख से 40,000 साल पहले। मॉडर्न होमोसेपियंस अराउज हुए थे बेटा 75,000 से 10,000 साल पहले ड्यूरिंग आइस एज। इसके बाद प्री हिस्टोरिक केव आर्ट बेटा 18,000 साल पहले आई थी। एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट बेटा 10,000 साल पहले आया था। मिलर का एक्सपेरिमेंट 1953 में आया था। टेम्परेचर जो मिलर ने रखा था वो 800 डिग्री सेल्सियस था। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन अर्थ इज अबाउट 4,000 ईयर्स ओल्ड। बेटा फर्स्ट कलेक्शन ऑफ मॉथ इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 से पहले। बेटा सेकंड कलेक्शन ऑफ मॉथ इन इंग्लैंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटा 1920। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए तो आपकी जो डिजीजेस दी हुई है आपकी सबसे पहले डिजीजेस जो दी हुई है वो दी हुई है बेटा आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। तो वो हम लोग क्विक रिवीजन में डिजीजेस की बात करेंगे। इसके बाद बेटा साइंटिस्ट की अगर बात करी जाए तो आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बेटा ग्रेगर मेंडल 1856 से 63 हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज को सेलेक्ट किया था। उनको जीन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने जीन्स को फैक्टर के तौर पे बोला था। इसके बाद उन्होंने कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा पब्लिश किया था काम 1865 में। आपका अनरिकॉग्नाइज रहा था 1900 तक। इसके बाद बेटा अल्फ्रेड स्टुवर्ट की बेटा बात करी जाए तो यूज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। लैंगडन डाउन की बेटा अगर जीन मैपिंग दी थी अल्फ्रेड स्टुवर्ट ने। लैंगडन डाउन 1866 बेटा इन्होंने डाउन सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया था। डाउन
सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी ऑफ 24। बेटा रेगनाल्ड सी पनेट की अगर बात करी जाए तो ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, जितने भी पॉसिबल आपके पनेट स्क्वायर बनाए थे पॉसिबल जीनोटाइप्स को पता करने के लिए। डिवीरीज, कॉरेंस एंड क्रेसमार्क 1900 मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। वॉल्टर सडर एंड थियोडर बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। थॉमस एंड मॉर्गन ने बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का बेटा आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था विद द हेल्प ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और उसके बाद बेटा हेंकिंग ने 1891 में बेटा एक्स बॉडी या बार बॉडी दी थी। फिर उसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 1869 में बेटा फ्रेडरिक मिशर, मॉरिस विल्कन, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने बेटा एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था, जिसका इस्तेमाल किया था आपके फ्रांसिस एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने। इसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में बेटा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। बेस पेयरिंग कराई थी किसके रूल की मदद से, चारगाफ रूल की मदद से। इसके बाद एल्गिन चारगाफ ने क्या बताया था कि जो रेशियो होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसाइन वो कांस्टेंट और इक्वल होता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की खोज की थी। उन्होंने बोला था कोई ऐसी चीज है जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दे रही है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का इस्तेमाल किया था, जिसका दूसरा नाम है बेटा निमोनोकोकस। इसके बाद एक्सपेरिमेंट डन किया गया था माइस पे। एवरी मैक्लियोड मैकार्टी की बात करी जाए 1933 से 44 बेटा इन्होंने डीएनए और डीएनएस के बीच में फर्क बताया था। इसके बाद बेटा एल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेस की बात करी जाए 1952 में अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। वायरस का इस्तेमाल किया था बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था इकोलाई। तीन प्रोसेस थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन। इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया था। फास्फोरस का बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप था 32 एंड सल्फर का था बेटा 35। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए तो मेसेल्सन एंड इंस्टॉल ने 1958 में बताया था कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल नहीं किया था, इन्होंने नाइट्रोजन के हेवी आइसोटोप का इस्तेमाल किया था। वो क्या था बेटा आपका N50। इसके बाद डेंसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया था और ईसरेशिया कोलाई पे बेटा इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कराया था। अगर रेशियो की बेटा बात करी जाए तो आपको केवल इतना याद रखना है कि हर जनरेशन में जो हाइब्रिड है वो 2 पाया जाएगा। 20 मिनट के बाद 2 सेल बनेंगे, एक दोनों कैसे होंगे, हाइब्रिड। 40 मिनट के बाद 4 सेल बनेंगे, जिसमें से 2 हाइब्रिड होंगे, 2 लाइट होंगे। आपके 60 मिनट के बाद 4 से कितने बनेंगे, 8 सेल में बेटा 2 कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 2:6। तो इस तरह करते करते आपको आगे का जितना भी मिनट पूछा जाएगा उसके बेसिस पे केवल आपको इतना याद रखना है, 2 ही आपके हाइब्रिड होंगे। ये भी याद रखना है कि उसका इनिशियल आपका मीडियम क्या है उस बेसिस पे। टेलर और इस कलीग्स ने भी बेटा 1950 में सेम एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का इस्तेमाल किया था और उन्होंने ये बताया था कि जो आपका क्रोमोसोम में डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिवली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। जॉर्ज गमाउ जो कि एक फिजिसिस्ट थे बेटा, उन्होंने ये बताया था कि जो आपका कोडोन होता है वो ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। हरगोबिंद खुराना ने बेटा केमिकल मेथड दिए थे जिससे आरएनए मॉलिक्यूल्स को विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस बनाया गया था, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। उन्होंने प्रूफ किया था जो डीएनए जो कोडॉन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। फिर मार्शल निरनबर्ग ने बेटा सेल फ्री सिस्टम का इस्तेमाल किया था फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उसके बाद बेटा आपके सेवरा ओको एंजाइम नहीं है, सेवरा ओको बेटा आपके साइंटिस्ट है। एंजाइम कौन सा है बेटा, यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। और बेटा मार्शल निरनबर्ग की अगर बात करी जाए तो उन्होंने पहली बार जेनेटिक कोड को डेसिफर किया था। फ्रांसिस क्रिक ने बेटा टीआरएनए के बारे में बताया था, बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, गिव सेंट्रल डोग्मा मेथड। फ्रांसिस जेकब एंड जैकब मुनाद ने बेटा आपका लैक ओपिरॉन का मॉडल दिया था। रेगुलेटरी जीन कौन सा होता है, आई जीन होता है। 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ZYA। फ्रेडरिक सेंगर की बेटा बात करी जाए, फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, डेवलप मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। एलिक जेफरी की अगर बात करी जाए तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था, यूज सैटेलाइट डीएनए एज प्रूफ कॉल्ड VNTR। इवोल्यूशन में बेटा जो आपके साइंटिस्ट हैं वो हैं ओपरेन एंड हॉल्डेन। ओपरेन रशिया, हॉल्डेन इंग्लैंड। इन्होंने बताया था कि केमिकल इवोल्यूशन प्रीसीड करता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को। इसका बेटा एक्सपेरिमेंट आपका किसने किया था, स्टैनले मिलर ने 1953 में। और बेटा टेम्परेचर कितना रखा था, 800 डिग्री सेल्सियस। गैसेज यूज की थी, मीथेन, H2 और उसके साथ साथ अमोनिया एंड वाटर वेपर। इन्होंने बेटा सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, अमीनो एसिड बना था इनके एक्सपेरिमेंट में। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, सेल्स शिप का नाम HMS बीगल था। फिटनेस के बारे में बताया था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विनियन वेरिएशन कहते कैसे होते हैं बेटा, स्मॉल एंड डायरेक्शनल।
इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी और इनका जो नेचुरल सिलेक्शन है वो दो चीजों पे बेस्ड था। की कंसेप्ट जो इनकी थ्योरी थी वो दो चीजों पे बेस्ड थी, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन फिंचेस अडैप्टिव रेडिएशन, अर्नस्ट हैकेल की बेटा अगर बात करी जाए तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर आपका इवोल्यूशन, और इसको डिसअप्रूव किया किसने था, कार्ल वॉन बियर ने। बेटा लेमार्क क्या थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने लेमार्किज्म थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, किसके ऊपर, जिराफ के ऊपर। थॉमस माल्थस की अगर बात करी जाए तो उन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी दी थी जिससे इन्फ्लुएंस हुए थे चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वॉलेस। चार्ल्स डार्विन गए थे गैलापागोस आइलैंड एंड अल्फ्रेड वॉलेस बेटा गए थे आपके मलय आर्किपेलागो, और दोनों के सेम ऑब्जर्वेशन थे। ह्यूगो डिवरीज की बेटा अगर बात करी जाए तो उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, सॉल्टेशन के बारे में बताया था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज, और उन्होंने बताया था कि जो म्यूटेशन होता है वो रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस होता है, स्मॉल और डायरेक्शनल नहीं होता है। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए तो हार्डी विनबर्ग ने रूल दिया था कि अगर किसी भी तरह का नेचुरल फोर्स आपके किसी भी पॉपुलेशन पे नहीं लग रहा है तो वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कितने फैक्टर हार्डी विनबर्ग रूल को इन्फ्लुएंस करते हैं, 5 फैक्टर। जीन माइग्रेशन, अगर जीन माइग्रेशन हाई अमाउंट में हो रहा है तो उसको जीन फ्लो बोलेंगे। उसके साथ साथ बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसके बाद साथ साथ बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए अल्फ्रेड वॉलेस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, मलय आर्किपेलागो में काम किया था और बेटा इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बताई थी सेम एज आपके डार्विन। अब बेटा ये तो हमारा हो गया ऑल एग्जांपल्स, ऑल डेटा एंड ऑल साइंटिस्ट ऑफ यूनिट 7th ऑफ एनसीईआरटी सेकंड। अब बेटा हम लोग क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेटा पूछा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स किससे डील करता है, इनहेरिटेंस से, और एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस की अगर बात करी जाए तो वो क्या है, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। वेरिएशन क्या है, जो इनहेरिटेंस कराते समय जो आपकी चेंजेस आ रहे हैं प्रोजनी से प्रोजनी में, उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आ रहा है। फिर उसके बाद बेटा वेरिएशन की मदद करके पुराने लोग क्या कराते थे, हाइब्रिडाइजेशन कराते थे, जिसका एग्जांपल दिया है आपका इंडियन ब्रीड साहिवाल डेवलप्ड इन पंजाब। इसके बाद ग्रेगर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराया था गार्डन पीस पे, कितने साल, 7 साल कराया था, 56 से 63, एंड लॉज ऑफ आपके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को क्या किया था, प्रपोज किया था। मेंडल ने 17 कैरेक्टर्स को बेटा आपके 7 कैरेक्टर्स को क्या किया था, आपका चूज किया था 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज। कैरेक्टर्स की अगर बात करी जाए तो सीड का शेप था राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर था येलो एंड ग्रीन, फ्लावर कलर था वायलेट एंड व्हाइट, पॉट शेप था आपका इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, पॉट कलर था आपका ग्रीन एंड येलो, फ्लावर की पोजीशन थी बेटा इन एक्सियल एंड टर्मिनल, एंड स्टेम की हाइट थी टॉल एंड ड्रॉप। बेटा प्रिंसिपल ऑफ आपकी जीन्स की 8th पॉइंट की अगर बात करी जाए तो जीन्स क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। मेंडल ने को जीन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, कोई फैक्टर है जो कि वेरिएशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एलिल्स क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन। बेटा जीन्स जो आपके कोड करते हैं उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पाए जाते हैं, जिसको और स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होते हैं सेम जीन्स को, जिनको हम लोग एलिल बोलते हैं। पनेट स्क्वायर किसने दिया था, रेगनाल्ड सी पनेट ने, और इसकी मदद से हम लोग किसी भी जनरेशन के जीनोटाइप के बारे में पता लगाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करी जाए तो जब एक कैरेक्टर को एक टाइम पे हम स्टडी करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में आपको फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिलेगा 3:1, 3 क्या थे, टॉल थे, एक क्या था, ड्रॉप था। और बेटा जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिलेगा 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो कितना है, 1:2:1। 1 क्या है, कैपिटल T, 2 क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, एंड 1 क्या है, स्मॉल t एंड स्मॉल t। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे काम करेगा F2 जनरेशन पे। अब इस ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रख के बेटा आपके जो मेंडल थे उन्होंने 2 जनरल लॉज निकाले मोनोहाइब्रिड प्रोसेस की मदद से। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिनको उन्होंने फैक्टर बोला था, और फैक्टर किसमें पाए जाते हैं, पेयर में। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट एंड अदर आर recessive. Law of dominance used to explain the expression of only one of the parental character in monohybrid cross in F1 और F2 generation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा ये क्या बताता है कि जो आपके एलिल्स हैं उनकी ब्लेंडिंग नहीं होती है। एलिल्स की ब्लेंडिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे 50-50% बेटा आपके जो एलिल का पेयर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए सेग्रीगेशन का लॉ लगता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलिल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द जनरेशन। द फैक्टर्स और एलिल ऑफ अ पेयर segregate for each other that a gamete receive only one of the two factor। 50-50% चांसेस, अगर होमोजाइगस होगा तो सारे सेम टाइप के गैमेट बनेंगे, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो आपके 50 मान लो
टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है तो 50% क्या हो जाएंगे कैपिटल टी एंड 50% क्या हो जाएंगे स्मॉल टी। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इसलिए यूनिवर्सल लॉ नहीं है बेटा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई आपका एक्सेप्शन नहीं, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बेटा अगर बात करी जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेटा आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन, एंटीहीरियम या ड्रॉग फ्लावर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि डोमिनेंस पूरी तरीके से नहीं आया। किसके ऊपर कराया गया था, फ्लावर का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। F1 जनरेशन में जब रेड फ्लावर को आपका क्रॉस कराया गया व्हाइट फ्लावर के साथ, तो जो पूरी F1 जनरेशन थी वो कैसी हो गई थी, पिंक कलर की हो गई थी। फिर जब बेटा F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया पिंक फ्लावर्स के बीच में, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने काम किया और यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो आपके फिनोटिपिक रेशियो के बराबर हो गया था 1:2:1। एक कैसा था बेटा रेड, दो कैसे थे पिंक और एक कैसा था व्हाइट। इसके बाद बेटा को डोमिनेंस की अगर बात करी जाए तो को डोमिनेंस, को का मतलब होता है साथ साथ डोमिनेंस आ रहा है और ये हमें देखने को मिलता है एबी ब्लड ग्रुप में। अगर बेटा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करी जाए तो आई जीन क्या कर रहा है, ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल कर रहा है, जिसके 3 एलील होते हैं आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। आई ए बेटा ए ब्लड ग्रुप, आई बी बेटा बी ब्लड ग्रुप एंड आई बेटा ओ ब्लड ग्रुप। अगर एक जीन के 3 एलील है, मोर देन 2 एलील है, तो इसको मल्टीपल एलीलिज्म का केस बोलेंगे। और बेटा ये पॉपुलेशन लेवल पे हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पर्सन की अगर बात करी जाए तो उसको उसके अंदर जीन के केवल एक ही पेयर होगा एलील, या फिर तो आई ए या फिर तो आई बी या फिर तो आई ए स्मॉल आई, इस टाइप से पेयर पाए जाएंगे। को डोमिनेंस की अगर बात करी जाए तो F1 जनरेशन बेटा क्या होती है, दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करती है बेटा। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे भी बराबर होता है 1:2:1। एग्जाम्पल क्या है बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप। इसके बाद बेटा जो ए होता है, आई ए और आई बी, ये डोमिनेंस शो करते हैं और स्मॉल आई क्या है, रेसेसिव एलिल है। तो ये दोनों बेटा शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। तो जब आप अब यहाँ से आपसे पूछा जाए तो जीन कितना, एक, एलिल कितने, तीन, फिनोटाइप कितने, चार। फिनोटाइप का मतलब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, चार, ए बी एंड ओ। और जीनोटाइप कितने हैं बेटा, 6। अगर आई ए के साथ आएगा तो ए ब्लड ग्रुप, आई बी के साथ आएगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, आई ए स्मॉल आई के साथ आएगा तो ए ब्लड ग्रुप, आई ए के साथ आएगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, आई बी के साथ आएगा तो बी ब्लड ग्रुप, और आई के साथ आएगा तो बी ब्लड ग्रुप। स्मॉल आई जब स्मॉल आई के साथ आएगा तभी बेटा आपको ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। बेटा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग गुड एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का। फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6, एलिल 3। एक इंडिविजुअल दो एलिल को कैन प्रेजेंट मल्टीपल एलिल्स ओनली फाउंड इन पॉपुलेशन लेवल। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, जब एक सिंगल जीन मोर देन वन इफेक्ट, मोर देन वन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तब ऐसी जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं और इफेक्ट को बोला जाता है प्लियोट्रॉपिज्म। अब ये प्लियोट्रॉपिज्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा बेटा आपको स्टार सिंथेसिस इन पी सीड। कौन सा जीन कंट्रोल करता है, बी जीन। जब कैपिटल बी के साथ आता है तो लार्ज ग्रेन साइज हो जाता है, राउंड शेप होता है। जब कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ आता है तो इंटरमीडिएट साइज आता है, राउंड शेप होता है। तो साइज को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, और उसके साथ साथ शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बेटा अगर बात करी जाए तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर एट अ टाइम। फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है, 9:3:3:1। 9 क्या है, राउंड येलो, 3 क्या है, राउंड एंड ग्रीन, 3 क्या है, रिंकल्ड आपके क्या है, रिंकल्ड येलो, और 1 क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। फिर जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करी जाए 1:2:1:4:2:2। बेटा यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आपको याद रखने हैं। सिंपल तरीका क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई टू मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। इसके बाद बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा जो आपको याद रखना है, तो टाइप ऑफ गैमेट जब निकालना हो तो बेटा 2 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। जैसे मैंने बोला, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने बोला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो बेटा अगर मैंने बोला यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक ये, तो 2 की पावर 2 कितने गैमेट बनेंगे, 4। कितने गैमेट बनेंगे, 4। ठीक है। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए टेस्ट क्रॉस की, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ F1 इंडिविजुअल। F1 इंडिविजुअल क्रॉस विद होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट।
F1 इंडिविजुअल को जब होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ या F2 इंडिविजुअल को जब हम लोग होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तब उसको टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। मेंडल का काम कौन से ईयर पे पब्लिश हुआ था? 1865 में। लेकिन कब तक नहीं जाना गया था? 19 का। क्यों नहीं जाना गया था? कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, उनके जो कंसेप्ट थे जीन के वो स्टेबल नहीं थे और उनके आइडिया को अपनाया नहीं गया था और उन्होंने मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एलिमेंट्स का क्या किया था? इस्तेमाल किया था। डिवरीज, कॉरेंस एंड क्रेसमार्क ने 1900 में उनके काम को रिडिस्कवर किया था। थियोडर वॉल्टन, सडन एंड बोवरी ने बेटा बिहेवियर देखा था क्रोमोसोम का वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑन जीन एंड used a chromosomal movement in 1902 to explain Mendel law. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance given by Thomas Hunt Morgan and his colleague. Morgan ने काम किया था fruit fly Drosophila melanogaster due to the following reason. Grow in simple synthetic medium in lab, life cycle complete in 2 weeks, many types of hereditary pattern और कम टाइम पे बेटा ज्यादा प्रोजेनी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। Linkage and recombination, physical association or linkage of two genes called linkage, and recombination of the describe the gene or generation of non-parental gene combination. तो अगर linkage ज्यादा होगा तो parental character ज्यादा होगा और अगर recombination ज्यादा होगा तो non-parental character बेटा ज्यादा होगा। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए तो लिंकेज में द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। टाइटली लिंक्ड जीन शोज वेरी लो रिकॉम्बिनेशन व्हाइल लूजली लिंक्ड जीन शो वेरी हाई रिकॉम्बिनेशन। एल्फ्रेड स्टुअर्ट्स ने बेटा जो कि स्टूडेंट थे किसके? टीएच मॉर्गन के, इन्होंने डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स देखा था और बेटा जेनेटिक मैपिंग दी थी। लिंकेज बेटा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स एंड ऑल्सो द रिकॉम्बिनेशन। बेटा रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करी जाए तो इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं जो कि आपके प्रोफेज 1 के पैकेटीन स्टेज में आपका होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करी जाए तो हैंकिंग इन 1891 एक्स बॉडी के बारे में पता किया था और किस पे देखा था? स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट। फिर उसके बाद बेटा कंक्लूडेड दैट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एक्स वाई टाइप and Drosophila XY type मेल हेट्रोगैमेटी डिटरमाइन सेक्स ऑफ बेबी। इन मोस्ट इंसेक्ट में जैसे कि ग्रास हॉपर बेटा एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। बर्ड्स में ZY टाइप का फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट ईच प्रेगनेंसी देयर इज ओनली 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड। अगर बेटा अगर ह्यूमन की बात करी जाए तो मेल हेट्रोगैमेटी होती है, XY टाइप के क्रोमोसोम निकलते हैं और बेटा वो क्या करते हैं 50% जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो 50% इसमें स्पर्म में एक्स जाएगा और 50% स्पर्म में क्या जाएगा? वाई जाएगा। बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन जो हनी बी में होता है वो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉइड कंडीशन होती है मेल ड्रोन की और डिप्लॉइड कंडीशन होती है फीमेल क्वीन वर्कर बी या आपकी क्वीन बी की एंड वर्कर बी की। क्वीन क्या होती है? फर्टाइल होती है। वर्कर बी कैसी होती है? स्टेराइल होती है। Based on the number of sets of chromosome in individual receives, हनी बी कॉलोनी हैव फीमेल 32 मियोसिस करेगी 16 बनाएगी, मेल माइटोसिस करेगा 16 बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगी और मेल का कंडीशन केवल तब आएगी जब फीमेल का एक एक्सेल पार्थिनोजेनेसिस करेगा तब वो मेल बनाएगा। क्वीन वर्कर डिप्लॉयड होती हैं और इसको इस टाइप का बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। म्यूटेशन की बेटा अगर बात करी जाए तो रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड रिजल्ट इन चेंजेस इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड लीड्स टू द वेरिएशन in DNA. Mutation are due to loss, deletion or gain, insertion, duplication of a segment of DNA and alteration or in chromosome. Chromosomal alteration result in abnormalities and aberration. फिर उसके बाद chromosomal aberration are commonly observed in cancer cell. Point mutation due to change in single base pair of DNA. Example sickle cell anemia. फिर बेटा frame shift mutation हाथ में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बेटा अगर बात करी जाए तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बेटा अगर बात करी जाए यहाँ पे deletion or insertion of base pair of DNA. Pedigree analysis study of family history about inheritance of a particular trait provides an alternative. Pedigree analysis provides a strong tool utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस में तो ये सारे सिंबल्स हैं, अभी इसको मैं बोल नहीं सकती हूँ तो ये बेटा आप लोग ये सारे सिंबल्स एक बार ध्यान से देख लो।
इसके बाद बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर बात करी जाए तो दो तरह के हैं, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन अगर पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहा है, क्रोमोसोमल अगर बच्चे के क्रोमोसोम में कोई दिक्कत है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आल्सो। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बेटा डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बेटा अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रेसेसिव है बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया। बेटा अगर बात करी जाए यहाँ पे आपके सेक्स लिंक्ड रेसेसिव की या एक्स लिंक्ड रेसेसिव की तो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का आपका मैंने पहले ही बता दिया। कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करी जाए तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, किसमें डिफेक्ट आता है, ग्रीन और रेड कोन में आता है, जिसकी वजह से ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। बेटा रेसेसिव है तो मेल में ज्यादा चांसेस होते हैं होने के और फीमेल में कम चांसेस होते हैं, क्योंकि फीमेल विल बिहेव एज कैरियर। मेल में 8% एंड फीमेल में 0.4%। हीमोफीलिया की अगर बात करी जाए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिलता है बेटा, क्रिस क्रॉस पैटर्न है अगर तो वो सेक्स लिंक डिजीज है, और क्रिस क्रॉस नहीं है तो बेटा वो ऑटोसोमल है। अगर यहाँ पे बेटा अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है तो वो रेसेसिव है, और स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रही है तो डोमिनेंट है। हीमोफीलिया की अगर बात करी जाए तो एक ऐसा प्रोटीन गायब हो जाता है जो कि कैस्केड थ्योरी में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है और ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, मदद करता है। तो अगर वो प्रोटीन गायब हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। जो पॉसिबिलिटी होती है फीमेल की हीमोफिलिक होने की वो एक्सट्रीमली क्या है, रेयर है, क्योंकि फीमेल कैरियर की तरह बिहेव करती है। क्वीन विक्टोरिया क्या थी, कैरियर थी दिस डिजीज की। बेटा सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करी जाए तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। डिजीज अकर्स व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। तीन पेयर ऑफ एलील होते हैं। अगर एचबीए है तो बेटा नॉर्मल कंडीशन, एचबीएस है तो एस है तो कैरियर है, और एचबीएस और अगर एचबीएस है तो डिजीज कंडीशन है। डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। बेटा किस टाइप का है, क्वालिटेटिव है, बाई कॉन्केव से चेंज हो जाता है, सिकल शेप सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चेंजेस टेक प्लेस फ्रॉम जीएजी टू जीयूजी, शेप ऑफ आरबीसी चेंजेस फ्रॉम बाई कॉन्केव टू इलोंगेटेड सिकल शेप टू लो ऑक्सीजन टेंशन यहाँ पे होने लगती है, लेकिन इसका एक फायदा क्या है कि मलेरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया की अगर बात करी जाए तो इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, और अफेक्टेड इंडिविजुअल में एक एंजाइम नहीं पाया जाता है सिंगल म्यूटेशन की वजह से। बेटा सिंगल आपका क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, और उसमें यहाँ पे एक जीन गायब हो जाता है जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज के लिए क्या करता है, कोड करता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलिलीन ट्रायोसिन में ना चेंज होके फिनाइल एलिलीन बेटा चेंज होने लगता है फिनाइल पायरुविक एसिड्स में। और फिनाइल पायरुविक एसिड का बेटा जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में वो कैसा है, पुअर है, तो इसका एक्यूमुलेशन होने लगता है ब्रेन में, जिसका इफेक्ट मेंटल रिटार्डेशन और स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन में देखने को मिलता है। और बेटा जो आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया है वो प्लियोट्रोपिज्म का भी एग्जाम्पल है। थैलेसीमिया की अगर बात करी जाए तो बेटा ये भी क्या है, ऑटोसोमल आपकी लिंक्ड डिजीज है, रेसेसिव है, और बेटा याद रखिएगा आपकी जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटेटिव है, और आपकी जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटी क्यों खराब होती है, क्योंकि अल्फा और बीटा थैलेसीमिया, अल्फा एंड बीटा चेन्स दोनों क्या होती है, अफेक्टेड होती है। बेटा अगर बात करी जाए तो ये जो होता है डिलीशन म्यूटेशन ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। अनीमिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज, क्योंकि क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बंदा कैसा हो जाएगा, अनीमिक हो जाएगा। कितने टाइप की है, दो टाइप है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया 16th क्रोमोसोम में देखा जाता है, और दो बेटा क्लोजली लिंक जीन इसको क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं, HbA1 एंड HbA2। बीटा थैलेसीमिया की अगर बात करी जाए तो 11th क्रोमोसोम कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन लिंक्ड जीन HbB। बेटा थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इज दैट थैलेसीमिया इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम एंड थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव एंड सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के होते हैं कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। अगर बेटा आपके एनाफेज में दिक्कत आएगी तो एनियोप्लॉइडी होगी, और साइटोकाइनेसिस में अगर फेलियर होगा तो पॉलीप्लॉइडी होगी, और पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आपको ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलती है, प्लांट्स में पाई जाती है। एनियोप्लॉइडी गेन और लॉस ऑफ सम क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड। बेटा डाउन सिंड्रोम कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के डिजीजेस दी हैं। डाउन सिंड्रोम जहां पे ट्राइसोमी होती है ऑटोसोम की ऑफ 21st क्रोमोसोम।
सबसे पहले किसने देखा था? लैंगडन डाउन ने देखा था 1866 में। अफेक्टेड इंडिविजुअल कैसे होते हैं? छोटे हाइट के होते हैं, चेहरा गोल होता है, फरोड टंग होती है, पार्शियली ओपन माउथ होता है और पाम बहुत ज्यादा इनका फैला हुआ होता है और पाम क्रीज होती है। अगर बेटा बोला जाए कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, थोड़े से साइकोमोटर होते हैं, आईक्यू कम होता है और मेंटली रिटार्डेड होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बेटा अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ट्राइसोमी होती है सेक्स क्रोमोसोम की। सच इंडिविजुअल बेटा कैसे हो? एडिशनल कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की, पूरा मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा लेकिन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है? फेमिनाइन डेवलपमेंट होने लगता है, gynecomastia डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ऐसे इंडिविजुअल कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं। टर्नर सिंड्रोम की बेटा अगर बात करी जाए तो ये मोनोसोमी का एग्जांपल है, मोनोसोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। बेटा यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? 45, या आपका 44+X0। ठीक है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल एंड रुडिमेंट्री ओवरी होती है और इनके पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? दोनों वर्ड याद रखिएगा। अगर प्लियोट्रॉपी बोलेगा, प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है सिंगल जीन आपके बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को क्या करे? कंट्रोल करे, वो प्लियोट्रॉपी है। लेकिन अगर एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन कंट्रोल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे कि आपका स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर इसका एग्जांपल है। हम एकदम गोरे या एकदम काले नहीं होते हैं, हम लोग के इंटरमीडिएट स्किन कलर पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ह्यूमन हाइट, हम एकदम लंबे या एकदम छोटे नहीं होते हैं, इंटरमीडिएट हाइट भी पाई जाती हैं। तो ये हो गया बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ थैंक यू इनहेरिटेंस। सुरभि मैम। तो बच्चों को एक डिस्क्लेमर हम लोग दे दें कि मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बिना पेपर नहीं बनेगा। जी सर। सवाल इनको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी सब आपने एक्सप्लेन कर दिया। कौन सा क्वांटिटेटिव है, कौन सा क्वालिटेटिव है, थैलीसीमिया सिकल सेल एनीमिया है। जी सर। क्लियर हो गया होगा बच्चों को। यस सर। फिर डिग्री पे बच्चों को एक सवाल मिल सकता है। और इसके बाद हेप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में सब आपने लिंकेज वगैरह बता ही दिया। वेरी गुड, वेल डन। तो बच्चों ये रहा पूरा जेनेटिक्स, आप चिंता मत करिए, आज ही बच्चों आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। अब बेटा इसके बाद आप मॉलिक्यूलर देखिए, स्टार्ट करते हैं सुरभि मैम। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर बेटा बात करी जाए तो न्यूक्लिक एसिड की बेटा अगर बात करी जाए, पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटा नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ ऐड होता है तब उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ ऐड होता है तब उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड में बेटा कौन कौन से बॉन्ड होंगे? तो न्यूक्लियोसाइड में जो आपका बॉन्ड पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस और आपके राइबोज शुगर के बीच में, वो होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होता है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? तो आपका होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस आपके दो तरह के होते हैं, प्योरिन एंड पायरिमिडीन। प्योरिन में एडेनिन एंड ग्वारिन एंड पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। थाइमिन बेटा डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन का केमिकल नाम क्या है? थाइमिन का केमिकल नेम है 5 मिथाइल यूरेसिल। बेटा डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। सिक्स्थ पॉइंट अगर देखा जाए तो एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस पहली बार फ्रेडरिक मिशर ने देखा था 1869 में और उसका नाम रखा था न्यूक्लिन। सेवेंथ पॉइंट की अगर बात करी जाए 1953 ने जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बेटा एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो कि प्रोड्यूस किया था मॉरिस विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने एक सिंपल बट बहुत फेमस आपका मॉडल बनाया था किसका? डीएनए का, जिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। बेटा एट्थ पॉइंट आपका चारगाफ रूल है, रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1 फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बेटा नाइन्थ पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन बेस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्टेड। कह रहा है। 10th पॉइंट है आपका सैलिएंट फीचर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन कंस्टिट्यूटेड शुगर एंड फॉस्फेट एंड बेस जो होते हैं आपके अंदर की तरफ क्या होते हैं? प्रोजेक्टेड होते हैं। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर उसके बाद एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है, अगर एक 3 to 5 जा रहा है तो एक जाएगा 5 to 3। बेटा प्यूरिन हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? पायरिमिडीन के साथ। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। पिच कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर और रफली एक टर्न में जो कि 360 डिग्री का होता है उसमें 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। दो बेसिस के बीच में बेटा, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 0.34 नैनोमीटर। और जब इस बेस पेयर के डिस्टेंस को बेटा हम लोग आपके टोटल बेसिस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लेंथ मिलता है किसका? डीएनए का। द प्लेन ऑफ वन बेस ऑफ स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स। सेंट्रल डोग्मा की अगर बात करी जाए तो सेंट्रल डोग्मा एक बहुत फेमस मेथड है, किसने बताया था? केवल और केवल फ्रांसिस क्रिक ने।
इन्होंने बताया था तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में जाती है जिससे जीन एक्सप्रेशन होता है। जब डीएनए खुद का फॉर्मेशन करता है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। 12th point है, in some viruses the flow of information is in reverse direction, that is from RNA to DNA। एग्जाम्पल है आपका रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस में भी एग्जाम्पल है आपका HIV वायरस। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है और आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमिन इज 5-methyl uracil। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, जिसकी वजह से हमें अपने डीएनए की लेंथ कितनी मिलती है 2.2 मीटर अप्रॉक्स। बेटा लेंथ ऑफ डीएनए इज टिपिकल मैमेलियन सेल इज अप्रॉक्स 2.2 मीटर, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लेंथ जो डीएनए की होती है इकोलाई में 1.36 मिलीमीटर। बेटा प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड टर्म इस्तेमाल किया जाता है इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड में है बेटा लार्ज लूप में आपका पाया जाता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं तो इसकी इंटेंस पैकेजिंग, हाई पैकेजिंग नहीं होती है। यूकैरियोट में बेटा हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि आपकी हाई पैकेजिंग में डीएनए की क्या करते हैं, मदद करते हैं। दो आपके इसके अंदर अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिसमें साइड चेन्स होती है आपके अमीनो ग्रुप की, इसी वजह से वो बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। डीएनए बेटा आपका डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इसके बाद बेटा हिस्टोन आपके 5 तरह के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। लेकिन हिस्टोन ऑक्टामर में केवल क्या पाया जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर में बेटा पाया जाता है आपका H2A एंड H2B, H3 एंड H4 into 2। 8 होते हैं बेटा। न्यूक्लियोसोम में बेटा अगर बात करी जाए तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। बेटा एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर आपके कॉइल्ड होते हैं, 200 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रेन्ड कलर्ड बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियोसोम बेटा इन क्रोमैटिन कैन सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग, ऐसा लगता है मोतीमाला की तरह देखने में लगता है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट इज रेफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। बेटा मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा और आपको इंटरफेज में देखने को मिलेगा क्रोमैटिन। लूजली पैक्ड जो लाइट स्ट्रेन होता है उसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। डेंसली पैक्ड डार्क स्ट्रेन होता है हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं और ये बेटा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। अगर बैक्टीरियोफेज 5174 की बेटा अगर बात करी जाए तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बेटा इसके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5386। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है 48502 बेस पेयर। ईस्चेरिशिया कोलाई में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। ह्यूमन में बेटा हैप्लॉइड कंटेंट में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर और इसका डबल कर दोगे तो 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर। बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था जिसको निमोनोकोकस भी बोलते हैं। और बेटा इसने दो तरह के स्ट्रेन बनाए थे, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन रफ था, एस स्ट्रेन बेटा स्मूथ था क्योंकि उसके ऊपर से म्यूकस या पॉलीसेक्राइड की कोटिंग आ गई थी जिससे शाइनी कॉलोनीज का फॉर्मेशन हो रहा था। बेटा आर स्ट्रेन कैसा था, नॉन वायरुलेंट, और एस स्ट्रेन कैसा था, वायरुलेंट था। जब एस स्ट्रेन को चूहे के अंदर डाला गया चूहा मर गया, आर स्ट्रेन को चूहे के अंदर डाला गया चूहा नहीं मरा। एस स्ट्रेन को हीट किल करके चूहे के अंदर डाला गया चूहा नहीं मरा, लेकिन एस स्ट्रेन को हीट किल करके आर स्ट्रेन के साथ मिला के जब चूहे के अंदर डाला गया तो चूहा मर गया। तो जब चूहे के अंदर से बैक्टीरिया निकाला गया तो वो आर स्ट्रेन वाला ना निकल के एस स्ट्रेन वाला निकला। तो ग्रिफिथ ने क्या बोला कि भैया कोई ऐसी चीज है जो एस स्ट्रेन से निकल के आर स्ट्रेन के अंदर गई और आर स्ट्रेन को भी एस स्ट्रेन में चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ म्यूकस कोटिंग, और उसका नाम उन्होंने, जो चीज एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गई तो उसका नाम उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रखा। इसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डन बाय एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन They purified biochemical nature of protein, DNA and RNA and find that DNA alone from S bacteria caused RNA bacteria to become transformed. Also, protein digesting enzyme protease, RNA digesting enzyme RNase did not affect transformation, so transforming substance are not protein or RNA. Digestion with DNase that did inhibit transformation, so DNA caused the transformation. They concluded that DNA is the genetic material, but सारे biologists उनकी इस बात से सहमत नहीं थे।
हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट की अगर बात करी जाए 1952 में आया था, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किसके साथ काम किया था? बैक्टीरियोफेजेस के साथ काम किया था। कौन सा बैक्टीरिया था? इकोलाई बैक्टीरिया था। इसके बाद वायरस को मीडियम में ग्रो कराया था जिसमें बेटा डीएनए आपका रेडियो एक्टिव था और रेडियो एक्टिव डीएनए में फास्फोरस रेडियो एक्टिव था 32। फिर इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए सल्फर की तो रेडियो एक्टिव सल्फर था, सल्फर का S35 वाला था। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरस हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द फर्स्ट मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। कितने स्टेप थे? 3 इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन। प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस, क्योंकि ये चीज हर्शे एंड चेस को पता थी कि जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है इकोलाई को तो केवल उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, उसके बाहर का कोट अंदर नहीं जाता है। DNA is therefore the genetic material that pass from virus to the bacteria and hence proved that DNA is the genetic material। इन्होंने unequivocal proof दिया था that DNA is genetic material। अगर बात करी जाए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की तो बेटा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे कि टोबैको मोज़ैक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। बेटा क्राइटेरिया क्या है जेनेटिक मटेरियल का? कि उसको रेप्लिकेशन करना चाहिए, अपनी रेप्लिका बनानी चाहिए, लेकिन डीएनए आरएनए रेप्लिका बनाते हैं, प्रोटीन रेप्लिका नहीं बनाता है। केमिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, केमिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी डीएनए के अंदर ज्यादा होती है, आरएनए के अंदर कम होती है। बेटा स्कोप होना चाहिए स्लो चेंजेस के, म्यूटेशन क्योंकि इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, और मेंडेलियन कैरेक्टर्स के बेसिस पे अपने आप को उसको क्या करना चाहिए? शो करना चाहिए। इसके बाद 36 पॉइंट पे चलते हैं। बोथ द न्यूक्लिक एसिड हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट द डुप्लीकेशन। 37 पॉइंट बेटा एक्सप्लेन कर रहा है कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी इनफ स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल एज और विद द चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। 38 पॉइंट आपका एक्सप्लेन कर रहा है टू स्टैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग। वो बेटा आपकी जब कंडीशन नॉर्मल होगी तो दोबारा से क्या कर लेगा? डबल स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। 39 पॉइंट बता रहा है कि आरएनए आपका स्टेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और बेटा उसको वो ये रिएक्टिव बना देता है, लेबल बनाते हैं और इजिली डिग्रेडेबल बना देता है। 40 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि जो आरएनए है वो कैटालिटिक होता है, रिएक्टिव होता है विद इन कंपैरिजन टू डीएनए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थायमिन। डीएनए स्टेबल क्यों होता है? थायमिन होता है, और आरएनए अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि यूरासिल होता है और उसकी राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप पाया जाता है। बेटा दोनों आरएनए और डीएनए बेटा म्यूटेट कर सकते हैं, लेकिन डीएनए में जो म्यूटेशन होता है वो फास्टर रेट पे होता है और आरएनए में डीएनए में जो म्यूटेशन होता है वो स्लोअर रेट पे होता है, और आरएनए में जो म्यूटेशन होता है वो फास्टर रेट में होता है। Viruses having genome, RNA genome and having shorter lifespan mutate evolve faster। Properties जेनेटिक मटेरियल की क्या है कि जो दोनों जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए चीजों को स्टोर करने के लिए सही है और आरएनए चीजों को ट्रांसमिट करने के लिए सही है। RNA can directly code for protein synthesis and DNA depends on RNA for synthesis of protein. For storage of genetic information DNA and for transmission of genetic information RNA is better. RNA was the first genetic material essential for life process such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA. Semi-conservative model for DNA replication was given by Watson and Crick. DNA replicate semi-conservatively was proposed by आपके Michelson and Stoll on E. coli 1958 and Taylor and his colleague on Vicia faba in 1958। फिर उसके बाद मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट की बेटा अगर बात करी जाए तो हैवी आइसोटोप का इस्तेमाल किया था, नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का लिया था N15, बेटा उसको ग्रो कराया था, इकोलाई को ग्रो कराया था NH4Cl के मीडियम पे। डीएनए सेंट्रिफिकेशन आपका डेंसिटी ग्रेडियंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था सीजियम क्लोराइड का। ई कोलाई हर 20 मिनट में डिवाइड कर रहा था। टेलर के एक्सपेरिमेंट की अगर बात करी जाए तो रेडियोएक्टिव थाइमिडीन का इस्तेमाल किया था। मशीनरी एंड एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो ई कोलाई में होता है वो रिक्वायर करता है सेट ऑफ एंजाइम्स जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, जैसे कि आपका हेलिकेज, जैसे कि आपका टोपियोआइसोमेरेज, जैसे कि एसएसपी प्रोटीन एंड जैसे कि बेटा आपका आरएनए प्राइमर। बेटा मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हाईली एफिशिएंट एंजाइम होता है और कम टाइम में हाई पॉलीमराइजेशन करा देता है।
रेप्लिकेशन का टाइम ई गोलाई में क्या होता है बेटा 18 मिनट होता है और एवरेज रेट पॉलीमराइजेशन का जो होता है वो होता है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को क्या किया जाता है मेंटेन किया जाता है। बेटा एनर्जेटिकली अगर बात करी जाए तो रेप्लिकेशन एक बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए सारे पूरे डीएनए की लेंथ को बेटा एक साथ आपका रेप्लिकेशन में नहीं डाला जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स का रेप्लिकेशन कराया जाता है। आपका डीएनटीपीस के यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जैसे कि डीएनटीपी में आपका क्या आ जाएगा डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और उसके साथ साथ डीटीटीपी। इनके डुअल पर्पस होते हैं बेटा, ये सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करते हैं और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बेटा पॉलीमराइजेशन केवल एक ही डायरेक्शन में करा सकता है जो कि है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। वन स्ट्रैंड जिसकी टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी उसको बेटा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोला जाता है और वो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है। और बेटा अगर दूसरे टेम्पलेट की पोलैरिटी की बात करी जाए तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है जिसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोला जाता है और वो हमारा लैकिंग स्ट्रैंड होता है जिसको और वो फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन करता है जिसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोला जाता है। जो आपके ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स निकलते हैं फिर उनको डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दिया जाता है। रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली, रेप्लिकेशन कहीं पे भी ऐसे शुरुआत नहीं हो जाती है, उसकी एक पर्टिकुलर रीजन से शुरुआत होती है और उस रीजन को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर सेल डिवीजन में फेलियर हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है तो दैट विल रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की बेटा अगर बात करी जाए तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड। अब देखो आपके रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन में बेटा एक ही स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी किसको गवर्न करता है, ट्रांसक्रिप्शन को गवर्न करता है। एक्सेप्ट एडेनिन नाउ बेस किसके साथ बनाएगा, यूरेसिल के साथ। एडेनिन किसके साथ बेसिंग करेगा, यूरेसिल के साथ। किसके साथ, यूरेसिल के साथ instead of thymine. In transcription only a segment of DNA और आपका one strand of DNA copied into both the strands are not copied during transcription and both strand copied during। देखो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, यहाँ पे दो कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है, दो कंडीशन। अगर सेम टाइप पे दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे तो दो आपके आरएनए सेम टाइम पे बनेंगे विथ एंटी पैरेलल पोलैरिटी और वो आपस में डीएस आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर डिफरेंट टाइप पे दोनों टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे डीएनए के स्ट्रैंड तो बेटा दो डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे और दोनों डिफरेंट टाइप के आरएनए डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाएंगे एक ही कोड के लिए। तो बेटा वहां पे क्या हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट की अगर बात करी जाए तो 5 प्राइम एंड प्रमोटर ऑन द बेसिस ऑफ अप स्ट्रीम बोला जाता है और ये जो प्लेस दी गई है इसको आपके कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे दी गई है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पे नहीं दी गई है। स्ट्रक्चरल जीन और उसके साथ साथ थर्ड पार्ट क्या है, टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड और उसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। एंजाइम जो लगता है वो लगता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज दो काम करा सकता है, ये डीएनए के स्ट्रैंड को बेटा खोल भी सकता है और इलोंगेशन करा सकता है लेकिन ये इनिशिएशन और टर्मिनेशन नहीं करा सकता। दिस एंजाइम कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे डीएनए पॉलीमरेज करा रहा था वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो पोलैरिटी बेटा जो डीएनए के स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी उसको टेम्पलेट बोलेंगे एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम उसको कोडिंग बोलेंगे, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड किसी भी चीज की कोडिंग नहीं कराता है। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए आपके all the reference point while describing a transcription unit is made with coding strand। प्रमोटर क्या है, डीएनए का वो सीक्वेंस है जो बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ और टर्मिनेटर क्या है जहां पे बेटा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, बंद होता है। बेटा सिस्ट्रॉन की अगर बात करी जाए तो एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। स्ट्रक्चरल जीन की बेटा अगर बात करी जाए तो मोनोसिस्टेरोनिक होता है यूकैरियोट में और पॉलीसिस्टेरोनिक होता है प्रोकैरियोट में। जीन जो होता है यूकैरियोट्स में वो स्प्लिट जीन्स होते हैं। इंट्रॉन आल्सो कॉल्ड एज इंटरविनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जो स्प्लिट जीन का अरेंजमेंट होता है बेटा वो आपके कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। इनहेरिटेंस जो होता है एक कैरेक्टर का प्रमोटर अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। कितने टाइप के आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इन बैक्टीरिया बेटा
तीन मेजर तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। और तीनों आरएनए के लिए बेटा एक ही सेल में कोड किया जाता है और एक ही आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा अगर बात करी जाए, तीन स्टेप होंगे, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टार्ट कराने के लिए आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा इनिशिएशन फैक्टर के साथ, टर्मिनेशन कराने के लिए आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा टर्मिनेटर फैक्टर के साथ, जिसको रो फैक्टर बोलते हैं, और इनिशिएशन फैक्टर को हम लोग सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पे भी एनटीपीस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये भी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बेटा आरएनए पॉलीमरेज आपके तीनों स्टेप इट एसोसिएट, देखो आरएनए पॉलीमरेज आपका केवल इलोंगेशन करा सकता है और डीएनए के हेलिक्स को खोल सकता है, लेकिन वो इनिशिएशन और टर्मिनेशन अपने मुताबिक नहीं करा सकता, उसके लिए उसको फैक्टर चाहिए इनिशिएशन और टर्मिनेशन कराने के लिए। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, क्योंकि तीन तरह के बेटा आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 किसके लिए कोड करता है, आर आरएनए के लिए, जिसमें आपका 28S, 18S एंड 5.8S। बेटा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए मैच्योर फॉर्म में नहीं निकलता, एचएनआरएनए के फॉर्म में निकलता है, जिसको हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बोला जाता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए, और टीआरएनए के साथ साथ 5SR आरएनए एंड SNRNA। बेटा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के पास एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं और वो नॉन फंक्शनल होता है, तो इसके ऊपर 3 प्रोसेस कराए जाते हैं, जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोला जाता है, स्प्लाइसिंग, टेलिंग एंड कैपिंग। सबसे पहले कराई जाती है कैपिंग एट 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए, एचएनआरएनए। क्या इस्तेमाल किया जाता है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद बेटा स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम, और उसके बाद कराई जाती है टेलिंग। 3 प्राइम एंड पे बेटा 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज को जोड़ दिया जाता है। फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए, जिसको अब हम एमआरएनए बोलेंगे, उसको न्यूक्लियस से बाहर भेज दिया जाता है ट्रांसलेशन के लिए। अब उसका क्या होगा, ट्रांसलेशन। जेनेटिक कोड की अगर बात करी जाए तो ट्रांसलेशन लेड टू द प्रोपोर्शन ऑफ जेनेटिक कोड दैट वुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द प्रोपोजिशन ऑफ डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग। बेटा सबसे पहले जॉर्ज गेमाउ आए थे, उन्होंने ये बताया था कि भैया 4 बेसिस हैं और 20 अमाइनो एसिड बनाने हैं, तो जो कोडॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। इसको प्रूव किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने, को पॉलीमर और होमोपॉलीमर के बेसिस पे। मार्शल निरनबर्ग ने बेटा क्या किया था, सेल फ्री सिस्टम बनाया था। सेल फ्री सिस्टम के बेसिस पे, सेल फ्री सिस्टम के बेसिस पे बेटा क्या किया था इन्होंने, फाइनली एमआरएनए, जो भी आपके कोडॉन्स थे एमआरएनए के आपके प्रोटीन के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, उनको क्या किया था, डेसिफर किया था, बताया था। इसके बाद सेवरिया ओको ने एक एंजाइम के बारे में बताया था, जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, हेल्प इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसेस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। फिर उसके बाद सैलिएंट फीचर क्या होते हैं जेनेटिक कोड के, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। 60 कितने होते हैं 64 होते हैं, जिसमें 61 कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, लेकिन 3 कोड नहीं करते हैं अमीनो एसिड के लिए, UAG, UGA एंड UAA। फिर उसके बाद बेटा 1 कोडॉन आपका क्या है, एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, अनएम्बिगियस, और बेटा क्या कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कोडॉन को बेटा कंटिन्यूअस फैशन में रीड किया जाता है, कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता है। कोडॉन जनरली कैसे होते हैं बेटा, यूनिवर्सल होते हैं। AUG के 2 फंक्शन है बेटा, ये स्टार्टिंग कोडॉन की तरह भी बिहेव करता है, और बेटा ये मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। जेनेटिक कोड जनरली कैसे होते हैं, डिजेनरेट होते हैं। बेटा UUU आपका बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक सेम के लिए कोड करता है, फिनाइलएलानिन के लिए। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन और डिलीशन अगर 3 या 3 के मल्टीपल में हो रहा है तो बेटा सेम रीड इन फ्रेम क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल, फ्रांसिस क्रिक ने बताया था, लीनियर स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसका, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ लाइक होता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर बेटा इसका इन्वर्टेड एल शेप होता है। He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to the specific amino acid। बेटा टीआरएनए को एसआरएनए या सोल्यूबल आरएनए भी बोला जाता है। इसके पास एंटीकोडॉन लूप होता है, बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोड, और बेटा एक होता है साइड इसके पास अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइड, जो बाइंड करता है अमीनो एसिड से। बेटा फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए, जिसको इनिशिएटर टीआरएनए बोला जाता है।
देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, तभी बेटा वहां पे जहां पे स्टॉप कोडॉन आते हैं वहां पे ट्रांसलेशन रुक जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक लाइक अ क्लोवर लीफ एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आपका एक्टिव होता है उसको इन्वर्टेड एल शेप बोलते हैं, जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर है। ट्रांसलेशन की बेटा अगर बात करी जाए तो प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, तो ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसिड को बेटा एक्टिवेट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और वो बेटा जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है उसको जोड़ दिया जाता है टीआरएनए के साथ। If two charged tRNA are brought close to each other, formation of peptide bond will be favored by them energetically। जब दो चार्ज tRNA को साथ में जोड़ा जाता है तो उनके बीच में पेप्टाइड अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। राइबोसोम की बेटा कितनी सब यूनिट्स होती हैं? 2 सब यूनिट अलग अलग होती हैं, लार्जर एंड स्मॉलर। ऑल्सो सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, दैट इज यूटीआर। यूटीआर बेटा 5 प्राइम एंड के पहले होगा और 3 प्राइम एंड के बाद में होगा। राइबोसोम के पास बेटा क्या होते हैं? आरएनएज होते हैं और 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। ट्रांसलेशन में 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। राइबोसोम बेटा आपका मूव करता है कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द एमआरएनए और बेटा ट्रांसलेशन कराता है। इसके बाद ट्रांसलेशन डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय आरएनए। कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएनए। उसके कोड्स कौन रीड करवा रहा है? आरएनए। टर्मिनेशन, रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करी जाए तो बेटा एक बहुत बड़ा टर्म है ये। इन यूकैरियोट बेटा अगर बात करी जाए तो ये 4 लेवल पे कंट्रोल किया जा सकता है। पहली चीज, ट्रांसक्रिप्शन मत होने दो। ट्रांसक्रिप्शन हो गया है तो प्रोसेसिंग मत होने दो। प्रोसेसिंग हो गई है तो एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट मत होने दो, और ट्रांसपोर्ट हो गया है तो बेटा एमआरएनए को ट्रांसलेशन में ना जाने दो। इसके बाद बेटा द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म आर द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। बेटा जो प्रोकैरियोट होता है उसमें केवल एक ही स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होता है, इसीलिए बेटा यहाँ पे केवल एक ही स्टेप पे जीन को रेगुलेट किया जाता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन ही मत होने दो। बेटा लैक ऑपिरॉन के बारे में किसने बताया था? जैकब एंड मुनाद ने। जैकब बेटा जेनेटिस्ट थे और मुनाद क्या थे बेटा? बायोकेमिस्ट थे। लैक यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैक्टोज को, जो कि क्या है? इंड्यूसर है। या फिर तो लैक्टोज दिया होगा या फिर तो एलोलैक्टोज दिया होगा। कितने स्ट्रक्चरल जीन? 3। कितने रेगुलेटरी जीन? 1। बेटा रेगुलेटरी जीन आई जीन होता है। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, आई का मतलब है इनहिबिटर। बेटा स्ट्रक्चरल जीन 3 होते हैं, जेड वाई ए। जेड किसके लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई किसके लिए? परमिएज। और आपका एक इसके लिए ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है लैक्टोज की, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है और इस ग्लूकोज और गैलेक्टोज का इस्तेमाल इक्वलाई करेगा एनर्जी के लिए। इसके बाद परमिएज। परमिएज बेटा परमिबिलिटी बढ़ाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सेल में और लैक्टोज की भी परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है। All the 3 products in lac operon are required to the metabolism of lactose. In absence of inducer, अगर लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपिरॉन का मॉडल क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। और जब वो स्विच ऑफ हो जाएगा बेटा, तो बेटा यहाँ पे जो आई जीन है वो आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, जो कि ऑपरेटर से जाके बाइंड करेगा और आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो स्विच ऑन हो जाएगा बेटा, इंड्यूसर जाके रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेगा, ऑपरेटर आगे आरएनए पॉलीमरेज को फेंक देगा और कहेगा ट्रांसक्रिप्शन कराओ, तो जेड वाई ये ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। इसके बाद बेटा अगर बात करी जाए तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं, और इस टाइप के रेगुलेशन को हम लोग बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन। लैक ऑपिरॉन बेटा पॉजिटिव रेगुलेशन में भी देखा जाता है अगर एक्टिवेटर से कराया जाएगा, और अगर रिप्रेसर से कराया जा रहा है तो निगेटिव रेगुलेशन। एचजीपी की अगर बात करी जाए तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था, एम्बिशियस प्रोजेक्ट था बेटा। लॉन्च किया था 1990 में, कंप्लीट हुआ था 2003 में। 13 साल का प्रोजेक्ट था बेटा। यहाँ पे कितने बेस पेयर को हम लोग को पता लगाना था? 3 × 10⁹ बेस पेयर। और सिक्वेंसिंग के लिए बेटा पैसा हर एक बेस पेयर, हर एक बेस के लिए कितना पैसा लग रहा था? $3 पर बेस पेयर। बेटा अगर बात करी जाए तो टोटल प्रोजेक्ट कितने का था? $9 बिलियन का। एचजीपी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। गोल्स क्या थे एचजीपी के? कि ह्यूमन डीएनए के अप्रोक्स 20,000 से 25,000 जीन के बारे में पता लगाया जा सके बेटा। 3 बिलियन केमिकल बेस के बारे में पता लगाया जा सके, इस पूरे इंफॉर्मेशन को उठा के डेटाबेस में रखा जा सके और डेटा एनालिसिस के टूल को इम्प्रूव किया जाए। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेंटर्स लाइक
industries. अच्छा बेटा, address the ethical, legal and social issues that may arises from the project. HGP was coordinated by US Department of Energy and National Health Institute of Health. During early years जो HGP के थे, Wellcome Trust of UK became a major partner. Additional contribution other from Japan, France, Germany, China and others. Many non-human models such as bacteria, yeast, cannabinoids, एलिगेंस एक फ्री लिविंग आपका नॉन पैथोजेनिक नीमाटोड है. ड्रोसोफिला जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, प्लांट में बेटा राइस एंड एरियोडॉप्सिस था, हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड. बेटा मेथोलॉजीज क्या थी? टू मेजर अप्रोचेस थे, ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, हर वो आपका एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और सीक्वेंस एनोटेशन. बेटा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग किसको बोलते हैं? आइडेंटिफाइंग ऑल जीन, हर वो जीन अपने आप को, हर वो जीन का पता लगाना है जो अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहा हो. और सीक्वेंस एनोटेशन क्या है? सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन्स ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड डिफरेंट रीजन इन सीक्वेंस विद फंक्शन. कॉमनली यूज्ड होस्ट क्या थे? बैक्टीरिया एंड ईस्ट. वेक्टर्स क्या थे बेटा? बड़े, ये सबसे बड़े वेक्टर हैं बीएसी एंड वाईएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. फ्रेडरिक सिंगर क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन एंड ऑल्सो द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस. क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग कब कंप्लीट हुई थी बेटा? ये कंप्लीट हुई थी मई 2006 में. सैलिएंट फीचर क्या है एचजीपी के? ह्यूमन जीनोम 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस. एवरेज जीन बेटा 30,000 होते हैं, बेसेस होते हैं. लार्जेस्ट आपका नॉन ह्यूमन जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन, 3.4 मिलियन बेसेस. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80,000 टू 1,40,000 जीन. ऑलमोस्ट 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस है एग्जैक्टली सेम टाइम पे सेम है पॉपुलेशन लेवल पे. बेटा फंक्शंस आर unknown for over 50% of the discovered gene. Less than 2% of the gene in genome codes for प्रोटीन. बेटा रिपीटेड सीक्वेंस जो आपके लार्ज ह्यूमन जीनोम का क्या बना रहा है? सीक्वेंस बना रहा है. क्रोमोसोम के 1 के ऊपर सबसे ज्यादा जीन होते हैं 2968 और क्रोमोसोम वाई पे सबसे कम जीन होते हैं जो कि गायब होने की कगार पे भी है 231. बेटा साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए थे 1.4 मिलियन लोकेशंस, 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस पेयर डिफरेंस देखा गया, जिसको हम लोग स्निप्स भी बोलते हैं और एसएनपी बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने बताई थी? एलेक्स जेफरी ने बताई थी. बेटा रिपीटेटिव डीएनए में देखा गया था स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड मेनी टाइप्स. रिपीटेटिव डीएनए 2 टाइप के होते हैं, माइक्रोसेटेलाइट और मिनी सेटेलाइट बनाते हैं. रिपीटेटिव डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स. बड़ा पीक किसका बनेगा? जीनोमिक डीएनए. छोटे छोटे पीक्स किसके बनेंगे? सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए से वो पोर्शन निकालना है जो रिपीटेटिव डीएनए का पोर्शन है. बेटा द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए, जो अभी मैंने आपको बताया. सैटेलाइट डीएनए बहुत सारी कैटेगरीज के बेस पे डिफाइन किया जाता है, बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट. बेटा सैटेलाइट डीएनए की अगर बात करी जाए, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, दीज सीक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट दे फॉर्म अ लार्ज प्रोटीन ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म्स बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू लाइक ब्लड, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm, etc. form an individual show the same degree of polymorphism, जिसका हम लोग फॉरेंसिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म बेटा इनहेरिटेबल होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन में. बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करी जाए तो पैटर्निटी केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, आपके फॉरेंसिक केसेस में इस्तेमाल किया जाता है. एलिलिक फ्रीक्वेंसी बेटा 0.01 से क्या होती है? ज्यादा होती है. एलेक्स जेफरी ने बेटा सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल किया था, प्रॉप्स का इस्तेमाल किया था, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट और एसटीआर का मतलब स्मॉल टैंडम रिपीट्स. इन्वॉल्व सडन ब्लॉटिंग, hybridization using radio labeled VNTR as a prop. It include isolation of DNA, digestion of DNA by restriction endonuclease, separation of DNA fragments by electrophoresis and transferring bloating of separated DNA fragments synthetic membranes such as nitrocellulose or nylon.
बेटा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब, डिटेक्शन ऑफ डीएनए हाइब्रिड फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। VNTR बेटा किसको बिलोंग करता है? सैटेलाइट फैमिली को बिलोंग करता है। कौन सी? मिनी सैटेलाइट। और STR बिलोंग करता है माइक्रो सैटेलाइट को। द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, छोटा किसमें होता है? STR में। साइज ऑफ VNTR 0.1 to 20 kb। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन with VNTR probe, the autoradiogram give many bands of DNA different sizes, gives characteristic pattern of individual DNA. This band differs from individual to individual in a population except in case of monozygotic twins। 2025 का क्वेश्चन। ये आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एक्सरसाइज में भी है और यहाँ पे आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी गिवन है। मतलब एग्जैक्ट हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके ऊपर काम नहीं करेगी? मोनोजाइगोटिक ट्विंस के ऊपर काम नहीं करेगी। एक ने मर्डर कर दिया, दूसरा धर लिया जाएगा। द हॉलमार्क ऑफ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसिस। और यहाँ पे बेटा आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होता है। इस जेनेटिक्स के पूरे पोर्शन में, स्पेशली मॉलिक्यूलर में, आपको साइंटिस्ट के बारे में सारी चीजें याद रखनी है। मैचिंग में क्वेश्चन आता है, आपको सैलिएंट फीचर्स याद रखने हैं डीएनए और आरएनए के, और उसके साथ साथ आपके छोटे मोटे प्रोसेस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारे पास इवोल्यूशन है और इससे भी बेटा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने सारे जितने भी डेटा थे, साइंटिस्ट थे और जितनी भी चीजें इससे रिलेटेड थी वो सारी करा दी हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। स्टेलर डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द universe. Galaxies contain stars and clouds of dust and gases. Big Bang theory explain the origin of universe. Origin of earth about 4.5 billion years back. Origin of life 4 billion years back. Theory of panspermia. Unit of life called spores were transferred to different planets including earth. Theory of spontaneous generation. Life came out of decaying and rotten matters like straw and mud, etc. Louis Pasteur experiment. Life comes only from pre-existing life. Use pre-sterilized flask. Dismissed spontaneous generation. This did not answer how the first life come on earth. O'Brien and Holden, O'Brien of Russia and Holden of England, proposed that the form of life could have been from pre-existent non-living organic molecule and formation of life was preceded by chemical evolution. मतलब chemical evolution preceded by chemical evolution को precede कौन biological evolution को precede करता है chemical evolution. Conditions on earth: high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH4, NH3 and water vapor H2O. Stanley Miller, American scientist, created similar conditions in laboratory. In 1953, he created electric discharge in closed flask containing CH4, H2 and NH3 and water vapor at 800 degrees Celsius. He observed formation of amino acid. Theory of special creation, 3 annotations थे. All living organism that we study on earth was created as such. This diversity was always the same since creation and will be same in future. Earth is about 4,000 years old. डार्विन सेल शिप का नाम क्या था? HMS बीगल. कंक्लूडेड दैट existing life forms share similarities to varying degree not only among themselves but also the life form that existed million years ago. There has been great gradual evolution of life form. Any population has built-in variation in characteristic. The fitness according to Darwin refers to ultimately and only to reproductive fitness. These were who fit in an environment leaves more progeny than others and hence survive when selected by nature. Natural selection. Alfred Wallace, a naturalist, worked in the Malay archipelago. The geographical history of Earth closely correlated with the biological history of Earth. अर्थ बहुत पुरानी है, नॉट ओनली थाउजेंड्स ऑफ ईयर बट बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड. फॉसिल्स रिमेन पार्ट ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स. विच रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स. Different age sediments contain fossils of different type forms, probably died during the formation of particular segment. Study of fossils is known as pentology. बेटा अभी आते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की अगर बात करी जाए, सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स. And convergent evolution, they are not anatomically similar but structure, but they perform similar function. So same origin, different function, divergent. Different origin, same function, convergent. Divergent evolution, structures are homologous. Homology indicate common ancestry. Structures are analogous. Some anatomical structure but different function. Different structure but evolving for the same function and hence having similarity. Examples: divergent evolution, pattern of bones of forelimbs of mammal, vertebrate heart, vertebrate brain.
horn of bougainvillea and tendril of cucurbits. Examples of convergent evolution: eye of octopus and mammal, flippers of penguin and dolphin, and sweet potato and potato. Evolution by natural selection comes from England. Before industrialization 1850 से पहले more white spring moth on tree than dark winged or melanic moths. आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 ज्यादा वाइट डार्क विंग थे, कम क्या थे, व्हाइट विंग थे. ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री टैंक्स बिकम डार्क, क्योंकि बेटा उसके ऊपर स्मोक और सूट्स का डिपोजिशन हो गया था, तो व्हाइट विंग मॉथ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे प्रेडेटर की वजह से. लाइकेन बेटा पोल्यूशन इंडिकेटर था, तो उस एरिया से खत्म हो गया था, इसीलिए व्हाइट विंग्स का क्या होने लगा था, कम नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था, और डार्क विंग का ज्यादा नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था. इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन अडेप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन population size. Excessive use of herbicide, pesticide, etc. has only resulted in the selection of resistant varieties in much lesser time scale. Evolution and anthropogenic action. किसी भी वर्ड में एंथ्रो इस्तेमाल होगा तो वहां पे ह्यूमन आएगा. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ह्यूमन के बेसिस पे सारी सुविधाएं बनाओ. एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन का मतलब क्या है, ह्यूमन की वजह से इवोल्यूशन हुआ है. एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. Evolution is not a directed process, it is a stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in the organism. Adaptive radiation process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other geographical area. Examples: Darwin finches and Australian marsupial. Darwin finches were originally seed-eating features changed into insectivorous and vegetarian forms. When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, this is called as convergent evolution. Convergent evolution of Australian marsupials and placental mammals. Placental mammals with respect to Australian marsupial, mole, ant-eater, numb gnat, mouse, marsupial mouse, lemur, spotted cuscus, flying squirrel, flying phalangers, bobcat, Tasmanian tiger cat, and wolf is equals to Tasmanian wolf. Branching descent and natural selection are the two key concepts of the Darwinian theory of evolution. French naturalist Lamarck used and disuse of organs, neck of giraffes. Thomas Malthus works on population influenced Darwin. Natural resources are limited, population are stable in size except for seasonal fluctuation. Hugo de Vries 20th century based on work on evening primrose give idea of mutation, and he gives mutation theory. According to Darwin, mutation are directional, small and gradual, but according to Hugo de Vries, mutation are random, directional less, large, random and directional less. So beta, de Vries believe that mutation caused speciation and hence called saltation, single step and large. Mutation. Hardy-Weinberg principle: in a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus. This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same throughout the generation. Allele frequency in a population are stable and constant from generation to generation. Gene pool: total genes and their allele in a population. Genetic equilibrium: pool remains constant. Sum total of all allelic frequencies equals to 1. P square plus 2pq equals to q square equals to 1. Binomial expansion of p plus q का whole square, where p square is homozygous dominant, q square is homozygous recessive, and p2pq is heterozygous condition. When frequency differs from expected values indicate the extent of evolutionary change. Disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium could be interpreted or as resulting in evolution. 5 factors that affect Hardy-Weinberg equilibrium. First is gene migration. In large amount, it will be called as gene flow. Second is genetic drift. Third is genetic recombination. Fourth will be mutation, and fifth will be natural selection. Gene flow if gene migration happens multiple times. Genetic drift if same change occurs by chance. Founder effect: the change in allelic frequency is so different in the new sample of population that become a different species. The original different population are called as founders. Natural selection can lead to stabilizing, in which more individual acquires mean character value. Directional: more individual acquires other than mean character value, either left or right. डिसरप्टिव: मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स पेरिफेरल कैरेक्टर, दोनों पीक एक साथ साइड के आ जाए तो डायरेक्ट आपका कैसा हो जाएगा, डिसरप्टिव. अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ. स्केच ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल
पार्ट, इसमें प्लांट और एनिमल का इवोल्यूशन दिया गया है। तो प्लांट का इवोल्यूशन क्लोरोफाइट एंड सिस्टर क्लोरोफाइट दो पार्ट में डिवाइड हुए, ब्रायोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ज़ोस्टेरोफिलम, जिसने आगे जाके लाइकोपोड्स का फॉर्मेशन किया एंड ट्रैकियोफाइटा दूसरे पार्ट में डिवाइड है जिसको रेनिया टाइप प्लांट्स बोलते हैं। रेनिया टाइप प्लांट्स ने आगे जाके साइलोफाइटॉन का फॉर्मेशन किया और उस साइलोफाइटॉन ने बेटा सिनॉप्सिड्स और आपका फंस, गिंकोस, कॉनिफर्स, निटेल्स और उसके साथ साथ प्रोजिम्नोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। प्रोजिम्नोस्पर्म ने आगे जाके सीड फर्न बनाए साइकैड्स और सीड फर्न ने आगे जाके बनाए साइकैड्स एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में पहले डाइकॉट बनाया उसके बाद मोनोकॉट। यही अगर बेटा एनिमल के इवोल्यूशन की बात करी जाए तो अर्ली रेप्टाइल्स और ऑप्सिट्स एंड सैनैप्सिड्स, और ऑप्सिट्स ने बेटा आगे जाके फॉर्मेशन किया है टर्टल्स, लिजर्ड्स और उसके साथ साथ बेटा इसने फॉर्मेशन किया है थीकोडॉन्ट्स का। इसके साथ साथ आपके तोतराज, इसके साथ साथ बेटा स्नेक्स। आपके जो हीकोडॉन्ट्स हैं उन्होंने आगे जाके फॉर्मेशन किया है बर्ड्स का, डायनासोर्स का एंड क्रोकोडाइल का। आपके दूसरे क्या है बेटा सिनैप्सिड्स। सिनॉप्सिड्स ने बेटा आगे जाके प्लीकियोसॉर्स बनाए। उसके साथ साथ बेटा इन्होंने बनाए थीकोडॉन्ट्स, प्लीकियोसॉर्स ने आगे बनाए थेरैप्सिड्स और थेरैप्सिड्स ने आगे जाके बनाए बेटा मैमल्स। इनवर्टिब्रेट formed and active 500 million years ago. Jawless fish probably evolved 350 million years ago. Seaweeds and few plants existed 320 million years ago. Fish with stout and strong fins could move to land and go back to water in 350 million years ago. First organism invaded land are plant. The coelacanth were ancestors of modern day frogs and salamanders. Amphibians evolved into reptiles, lay thick-shelled eggs. In 200 million years ago, reptiles of different shape and sizes dominated the earth. Giant ferns, pteridophyta, were present, but they are fell to form coal deposits slowly. Some of these land reptiles went back into the water to evolve into fish-like reptile called as ichthyosaurs 200 million years ago. Tyrannosaurus rex, biggest reptile, was about 20 feet in height and had huge fearsome आपका dagger like teeth. डायनासोर सडनली कब डिसअपियर हुए थे? 65 मिलियन ईयर्स अगो. फर्स्ट मैमल किसकी तरह दिखते थे? श्रीव्स बेटा. ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन fauna. Due to the same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammal. Some mammals live wholly in water जैसे कि whales, dolphins, seals and sea cows. Most successful story is the evolution of man with language skills and self-consciousness. Origin of evolution of man. Primates Dryopithecus and Ramapithecus existed 15 million years ago. Ramapithecus was more man-like and Dryopithecus were more ape-like. Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. Man-like primates walked in Eastern Africa about 3 to 4 million years ago, not taller than 4 feet but walked upright. Australopithecus probably lived in East African grassland 2 million years ago. Australopithecus hunted with stone weapons and eat fruits. First human-like beings या hominids बेटा होमो हैबिलिस, ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी और वो मीट नहीं खाते थे. होमो इरेक्टस की अगर बात करी जाए तो जावा में 1891 में अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स पहले आए थे और इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 900 सीसी और ये मीट खाते थे. निएंडरथल की अगर बात करी जाए तो ब्रेन कैपेसिटी बेटा इनकी 400 सीसी थी और नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे. कितने साल पहले? 1 लाख से 40,000 साल पहले. और ये अपनी बॉडी को छुपा के रखते थे और अपने मरे हुए लोगों को दफना देते थे. होमो सैपियंस अराउज इन अफ्रीका आइस एज के टाइम पे आए थे 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो. मॉडर्न होमो सैपियंस अराउज. प्री हिस्टोरिक केव आर्ट बेटा 18,000 साल पहले आई थी. एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले आया था जब ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था. वन सच केव पेंटिंग्स बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सीन एट भिम्बेटका रॉक शेल्टर इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. एंड दैट्स ऑल फॉर द एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स. आई होप आप सबको ये सारी यूनिट अच्छे से सारी रिवाइज हो गई होंगी, आपका सारा तैयार होगा. बस आपको करना क्या है कि कान में ईयरफोन लगा के बस इसको सुनते सुनते सो जाना है. आपको इवोल्यूशन में जितनी भी थ्योरी है वो याद रखनी है, साइंटिस्ट का काम याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन ऑफ मैन. थैंक यू.